इस पॉडकास्ट के बीच में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देने वालों को आकर्षक इनाम मिलेगा। ये सवाल क्या है और इसका जवाब कैसे दे सकते हैं, इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो देखते रहिए हमारा ये पॉडकास्ट। हमारे साथ है हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी। आज का गर्मा गर्म मुद्दा है राम मंदिर चंदा चोरी का। तो पूछते हैं कुछ ऐसे ही सवाल जो आपके मन में भी हैं। तो पहला सवाल हमारा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का है, जिन्होंने कहा है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, मछली बड़ी हो या छोटी सबको पकड़ा जाएगा। तो इसके क्या मायने हैं आपके लिए? आलोक जी की बात को बिना किसी अभिधा लक्षणा व्यंजना में डाले हुए सीधे सीधे आलोक जी की बात को मान लेते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, मछली बड़ी हो या छोटी हो उसे पकड़ा जाएगा। कुछ छोटी मछलियाँ तो पकड़ में आ गई हैं जो अब तक की गिरफ्तारियों से दिखता है। अब बड़ी मछली कब आएगी? एक है या दो हैं या तीन हैं या कई हैं? क्या कुछ छोटी मछलियाँ और भी हैं? बस आलोक जी से अनुरोध यही है कि वो अपने मंदिर समिति को भी बोलें और एसआईटी की जांच में सहयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करने को बोलें, और सरकार से भी ये ख्वाहिश रखें कि जल्दी से जल्दी जो भी रिपोर्ट है सामने आ जाए, और जो भी मछलियां हैं वो मछलियों का न्याय एक हमारे यहाँ कहा जाता है जो कि अन्याय होता है, मात्स्य न्याय। ये कौरवों और पांडवों के बीच की एक वजह से ये कहावत आई थी। तो ये न्याय मछलियों के साथ हो, न कि मछलियों का न्याय हो जाए। बहुत अच्छा सर। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या राम मंदिर में जो अभी हुआ है, क्या पहले भी कहीं ऐसी कोई घटना हुई है कि राम मंदिर को लेके कोई इस तरीके के विवाद, चंदा चोरी का कोई विवाद आपके सामने आया हो? अरे बहुत पहले ही हो गया था। 1981 में हाई कोर्ट के आदेश से महंत लाल दास मुख्य पुजारी बनाए गए थे। वो एक ईमानदार आदमी थे, राम भक्त थे, वहीं के थे, और 1992 तक वो उस पद पर रहे। उस दौरान वो अपनी बात बड़े बेबाक तौर पे रखते थे, संत थे वो। तो मैं उनसे 2 बार मिला था, मैं भी, या 3 बार मिला था। और उनसे जब भी कोई पूछता था तो कहते थे नहीं नहीं, ये जो मंदिर का आंदोलन हो रहा है ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए पर मस्जिद तोड़ के नहीं बननी चाहिए, क्योंकि भगवान राम सामाजिक सद्भाव के प्रतीक थे, उनके अपने लॉजिक होते थे। और ये जाहिर है कि बहुत से लोगों को उनकी बात नापसंद होती थी, आंदोलनकर्ताओं को भी उनकी बात नापसंद होती थी। दूसरी तरफ आचार्य गिरिराज किशोर जी थे जो वहाँ कारसेवकपुरम में रहते थे। वो भी बड़े विद्वान, बड़े जिसको कहते हैं कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनसे बात करें तो उनके अपने तर्क होते थे और बड़े अकाट्य तर्क रखते थे वो। तो अयोध्या जाने में, रिपोर्टिंग करने में हम लोगों को बड़ा आनंद आता था, खबरें तैरती रहती थी वहाँ पर। वो जो लालदास जी महाराज थे, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक अक्षमता, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आधिकारिक शब्द हैं। वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक अक्षमता के कारण कल्याण सिंह जी की सरकार ने हटा दिया। आचार्य सत्येंद्र उनकी जगह आ गए, जो पिछले साल तक मृत्यु पर्यंत बने रहे, कि 1 साल बाद 1993 में हत्या हो गई। अगर उस समय के आप अखबार निकालें तो तरह तरह की कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी भी छपी है उनमें। मैं नहीं जानता वो हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की। और उससे मंदिर के प्रबंधन का जो तरीका बनना चाहिए था, हालांकि तब तक मंदिर बना नहीं था क्योंकि बाबरी का टूट चुकी थी बाबरी मस्जिद, और रामलला उस समय टेंट में थे, लेकिन वो सवाल उठाते रहते थे अपने तरीके से। तो विवाद तो पहले भी रहे हैं और विवाद आज भी है। और विवाद यही नहीं, आज के विवाद से पहले मौजूदा प्रबंधन के समय में भी राम रच करके जब कार सेवक अयोध्या से वहाँ की मिट्टी खोद कर ले जाकर पूरे देश में जागृति फैलाने के लिए, उनके शब्दों में कहूँ तो ले जा रहे थे 2019 में। तब भी कई तरीके, 2019 नहीं उससे भी पहले की बात है थोड़ी सी, तो तब भी कई तरह के विवाद हुए थे। 2021 में भी विवाद हुआ कि ज़मीन जो है मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यकता से अधिक और मांग से अधिक दामों में खरीदी गई।
जांच हुई, कुछ रिपोर्ट भी सामने आई, वो गलत पाई गई, लेकिन ये भी सही है कि कुछ रिपोर्ट्स नहीं आई सामने, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी रही। पर चूंकि एक लंबा संघर्ष था, मंदिर के प्रति उत्साह था, तो सरकारी सहयोग भी हासिल था हर तरीके का, तो मंदिर बन गया, मंदिर का भव्य लोकार्पण हुआ। उन क्षणों में वहाँ मौजूद रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला। बिल्कुल सर, बड़ी मछली क्या है ये तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन आपने एक जिम्मेदारी की बात कही कि जिम्मेदारी से उन्हें अपना ये कर्तव्य निभाना है। इसके लिए उन्होंने, अगर हम इस चंदा चोरी के मामले को देखें तो उन्होंने एसआईटी बिठा दिया, लेकिन अब एसआईटी पे भी सवाल है। तो क्या ये जो तरीका है उनके जांच का, ये आपको लगता है ये सही दिशा में है या कुछ बदलाव की ज़रूरत है या होनी चाहिए तुरंत एक्शन? देखिए, एसआईटी पर सवाल उठाना मुझे उचित नहीं लगता है। हमारे देश में कुछ बुरी चीज़ें हो गई हैं इधर के दिनों में कि कोई भी जांच करता हो उसको लपेटे में ले लो, कोई भी कुछ भी बोले उसके लिए कुछ भी बोल दो। पहली बात यह कि योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम से निपटने में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, उनकी एक छवि है। दूसरी बात यह कि योगी जी का खुद और उनके मठ का, उनके मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है अयोध्या के आंदोलन में, तो वो बहुत जुड़े हुए रहे हैं अपनी बाल्यावस्था से इससे। और अगर मोदी जी को भी कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर और कानून को लेके उनके मन में किसी तरह की कोई हिचक है। कुछ देरी हो रही है तो ये बात सच है कि जितनी जल्दी हो उतना अच्छा हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपने तरीके से चलती है। अभी एसआईटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, पहले शायद 25 जून तक थी वो, अब 14 जुलाई तक कर दी गई है। अब इसको जल्दी से जल्दी एसआईटी के लोगों को भी अपनी रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी चंपत राय जी के आने के बाद भी, और उससे थोड़ा पहले भी, बल्कि चंपत राय जी के आने के बाद कई बार कई तरीके के आरोप लगे। ये भी आरोप लगा कि मंदिर के और उसके आसपास के परिसर के विकास के लिए महंगी ज़मीनें खरीदी गई। जांच हुई, कुछ सामने आई, अधिकांश जो उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इस बार जो कुछ हो वो पारदर्शी हो। भूलिएगा मत, अगर जब चंपत राय के लिए भी कहा जाता है कि वो, उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। मुझे उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन उनको एक बात याद रखनी चाहिए, वो जाएं या न जाएं, उन्होंने इस्तीफ़ा देने में जो विलंब किया, उनको ये कथा याद होगी कि जब श्री राम लौट कर आए वनवास से तो माता जानकी के लिए एक धोबी ने कुछ कह दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा के लिए कहा। वो स्वतः उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, माता जानकी ने। अयोध्या में अग्नि परीक्षा का इतिहास रहा है। एक छोटे से समाज के धोबी के कहने पर चक्रवर्ती सम्राट इक्ष्वाकु वंश के राजा भगवान श्री राम ने ये किया। मुझे ऐसा लगता है कि चंपत राय जी को कुछ, जिस मंदिर में परिसर में रहते हैं, उसकी कुछ बातें याद कर लेनी चाहिए। सर, ये आपने बहुत अच्छा कनेक्ट किया कि अग्नि परीक्षा, शायद बीजेपी की भी अग्नि परीक्षा है। क्या आपको लगता है आस्था से जो चीज़ शुरू हुई थी, क्या कहीं योगी ब्रांड, मोदी ब्रांड, उनके हिंदुत्व ब्रांड को एक झटका लगा है? ये कार्रवाई पे तय करेगा, कार्रवाई कैसी होती है। ये इससे भी तय करेगा कि आने वाले दिनों में पारदर्शी व्यवस्था कैसी होती है। ये भी इससे भी तय होगा कि मंदिर का जो संचालन का जो तरीका है वो कैसे बदला जाता है। इससे भी तय होगा कि अगली जिम्मेदारियां जिन लोगों पर डाली जाएं वो कितने पारदर्शी और स्वच्छ छवि के हैं। तो इन चार अगर मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा तो अगर मंदिर का लोकार्पण बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं पहुंचा सका था तो ये लोग भूल जाएंगे एक अपराध की घटना की तरह। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों से आज का सवाल पूछ लेते हैं। आज का सवाल ये है कि भारत में पहली बार कार सेवा कहाँ शुरू हुई थी? आपको जवाब देने के लिए लाइव हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए और जवाब देकर आकर्षक इनाम जीतिए। एक सवाल मैं थोड़ा अलग पूछूंगी कि जिस तरीके से जब ये मामला सामने आया तो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, उन्हें क्या लगा कि अब क्या होगा? मतलब ये सब लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा ओके, अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? देखिए, मुझे
मैंने कहा ना कि मुझे हुकूमत की नीयत पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं फिर एक बार अपनी बात दोहराना चाहूँगा, अभी बोली है कि सरकारों को, जांचकर्ताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को जो करना चाहिए जल्दी करना चाहिए और पारदर्शी करना चाहिए, नहीं तो चुनाव में ये मुद्दा बन सकता है। और उसकी वजह ये है कि अयोध्या से जो एमपी हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, तो अयोध्या ने चुना नहीं था भारतीय जनता पार्टी के एमपी को, उसके हालांकि कई और भी कारण है। उसमें कोई धर्म का योगदान कम था, उसमें जातियों के समीकरण का योगदान ज़्यादा था, और जो जीते हैं उनका भी योगदान था और अखिलेश यादव का भी योगदान था। लेकिन चुनाव पास में है, ये चुनावी साल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, और इसको अगर उससे 6 महीने पहले डिफ्यूज़ नहीं किया गया, हालांकि अब 6 महीने बचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी डिफ्यूज़ नहीं किया गया, तो अखिलेश यादव के ट्वीट से ही ये बात जग जाहिर हुई थी। वो आज भी हर रोज़ ये मुद्दा उठाते हैं, तो समाजवादी पार्टी के हाथ में एक मुद्दा ये अनायास लग जाएगा। हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस मुद्दे को अच्छी तरह भुना पाएंगे या नहीं, इसके लिए भी हमें इंतज़ार करना होगा। एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ कि पहले चंपत राय, उन्होंने इस्तीफ़ा देने में देरी की, फिर ये खबर आई कि इस्तीफ़ा दे दिया, ये भी नहीं पता चला कि इस्तीफ़ा दिया है या नहीं दिया, इसको लेके भी एक उलझन है। अब उन्होंने कहा है अपने कोर सर्कल में, मतलब इसके लिए हमारे पास कुछ सोशल मीडिया या वहाँ से पता चला कि वो कलंक लेके नहीं जाएंगे, जैसा आपने भी कहा, लेकिन कलंक लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आप प्रबंधन देख रहे हैं, तो वो कलंक धोएंगे कैसे? अब यही तो देखना है कि भाई अगर कलंक लगा है तो कलंक धोएंगे कैसे। अयोध्या का इतिहास, जानकी का उदाहरण, राम का उदाहरण मैंने बताया आपको, तो ये तो चंपत राय का भी इतिहास बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी विश्व हिंदू परिषद के लिए और संघ के लिए काफ़ी काम किया, वो इमरजेंसी में जेल गए। लेकिन अब मुझे निजी तौर पर कभी भी ये भरोसा नहीं होता कि वो बेईमान व्यक्ति हैं। लेकिन हाँ, मैं उनसे मिला हूँ, लेकिन मेरी कोई उनसे आत्मीय मुलाकात नहीं हुई, बड़ी औपचारिक मुलाकातें 2 बार हुई हैं उनसे। दोनों को अगर उन मुलाकातों को अगर डिस्क्राइब भी करना चाहो तो डिस्क्राइब करने जैसा कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि चंपत राय जी को देरी करनी चाहिए, वो भी थोड़ा जल्दी बरते, सिर्फ एसआईटी के ऊपर ना बैठे रहे। मैं आपको बीच में कट कर रही हूँ, लेकिन चंपत राय ने ये भी कहा कि टिन्नू यादव ने ये सब किया है। भाई ये थोड़ा सा अग्राह्य हो जाता है कि अगर टिन्नू यादव कर रहे थे तो देखिए कई चीज़ें सामने आई हैं। हमारी अपनी खुद की पड़ताल भी हिंदुस्तान अखबार की कहती है कि जो लोग 17,000 या 20,000 रुपये मासिक तनख्वाह पाते हैं, वो महंगी उन्होंने ज़मीनें खरीद ली, उस पर मकान उनके बन रहे हैं, उनके घरों से लाखों रुपए बरामद हो गए। तो भाई अगर ये सब चल रहा था और आप जिम्मेदारी के पद पे थे, तो जिम्मेदारी आखिर कहते किसको हैं? सिर्फ इस बात को कि आप एक पद पर बैठे हुए हैं, या आप एक जिसको कहेंगे कि एक चमकता हुआ आभूषण धारण किए हुए हैं, ये नहीं होता। अगर ये हो रहा था और लंबे समय से हो रहा था तो आपको इसको देखना चाहिए था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो अनदेखी हुई है, अगर उन्होंने वो अनदेखी की है तो उसका भी खामियाजा। अब मुझे लगता है कि उनके सारे जो उन्होंने इतने दिनों त्याग किया, जो कुछ उन्होंने किया, उस पर फिलहाल तो कई प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। ये सज़ा भी कम नहीं होती, ऐसा नहीं है। राम मंदिर चंदा चोरी में हम अभी तक बड़ी मछली छोटी मछली का जिक्र देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि छोटी मछलियों का जो नाम आ रहा है, अभी तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, किन्हीं के घर से 20 लाख, किन्हीं के घर से 16 लाख, या किसी के घर से 2 लाख रुपए बरामद हुई है, तो क्या चंदा चोरी की रकम यही है या पीछे का खेल, पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है? देखिए, पर्दे के पीछे की कहानी बताने का ये मंच नहीं है, क्योंकि वो प्रमाणित नहीं होती, और मैं प्रोफेशनल ट्रुथ टेलर हूँ। मेरे ट्रुथ का एक बहुत सीधा और सरल सा तरीका है कि जो प्रमाणित हो सके वही सच है, जो प्रमाणित नहीं हो सके वो सच नहीं है। तो जो प्रमाणित नहीं हो उसको क्या बोले? अल्टीमेटली अगर कोई प्रमाण मांगेगा तो ये काम हमारा नहीं है। लेकिन एक बात ये तय है कि जो लोग इतनी कम सैलरी पाते थे, इतनी कम सैलरी पाने के लिए अपना घर द्वार छोड़ कर आए थे, आखिर भाई उनके यहाँ से रुपए कहाँ से निकल रहे हैं? एक जगह चोरी हुई, एक जगह रुपए निकल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई मंदिर के पास मोहर तो थी नहीं कि रुपयों पे लगा देता या गड्डियों पे लगा देते।
तो जिन लोगों के पास पैसे मिले हैं वो कोई अरबपति, करोड़पति या लखपति तो थे नहीं, वो साधारण परिवारों में जन्मे हुए लोग थे। अपना घर द्वार छोड़कर मंदिर की नौकरी में आए या बैंक की जो आउटसोर्स कंपनी थी उसकी नौकरी में आए, और इस देश के एक विशाल मंदिर के प्रांगण में वो ये काम कर रहे थे। वो सारे के सारे उसी धर्म के मानने वाले हैं जिसका वो मंदिर है। उनको भी ये समझ में नहीं आया, लज्जा नहीं आई ये क्या कर रहे हैं। फिर बैंक अधिकारियों की भी बात है, कहते हैं कि बैंक ने आगाह किया था कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। वो भी शायद अनदेखी हो गई। अब कहते हैं कि बैंक अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। बैंक का कितना रोल है ये मेरी समझ में अभी इस समय नहीं आ रहा। लेकिन पैसे कहाँ गिने गए, फिर होता क्या था, मोड़े तोड़े नोट होते थे, उन्हें सीधा किया जाता था, उनको एक दिन रखा जाता था। अब उस रखने के दौरान हुई गड़बड़ी, उसी दौरान हुई गड़बड़ी, कब हुई। फिर एक अभी बक्सा भी प्राप्त हुआ है जिस पर किसी और संस्था का नाम लिखा हुआ है जो राम मंदिर से जुड़ी हुई है, बनाई गई, उसका QR कोड तक बना दिया गया। ये उस पर कितने पैसे आए ये भी जांच का विषय है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार की तमाम परतें थी। SIT को शायद इसीलिए समय निकल रहा है। मुझे लगता है वो बेचारे जितना हाथ डालते होंगे उतना ही उन्हें और गहराई का आभास होता होगा, इसलिए उन्हें समय लग रहा है। इस तरीके की मिसमैनेजमेंट से बचने का क्या उपाय है, क्या समाधान है? देखिए भाई, मेरे दिमाग में एक मोटा समाधान है कि इसकी, जैसे कई मंदिरों में सरकारी रिसीवर तैनात कर दिए गए, कई मंदिरों में सारी व्यवस्था फुल प्रूफ सरकारी कर दी गई, और ये कहा जाता है कि साहब सरकारी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अपना एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, मेरी यादों में उभर रहा है ये किस्सा, और मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा कि आपसे शेयर न करूँ। देश का एक प्रमुख मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ द्वारा जिसको बोलते हैं। मैं उदयपुर जा रहा था, रास्ते में मंदिर था और दर्शन बंद होने वाला था। वो 1998 की बात होगी या उसके कुछ बाद की बात होगी। तो मैंने देखा भीड़ ज़्यादा नहीं है, गर्मी के दिन थे, गाड़ी खड़ी की, चला गया, आराम से दर्शन हो गए। वहाँ एक बड़े सात्विक से व्यक्ति घूम रहे थे और उन्होंने अचानक मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है, दर्शन हो गया। मैं तो दर्शन करने भी नहीं आया था, मैं तो निकल रहा था सामने से। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो उसके मंदिर के वो सरकारी अफसर थे, लेकिन मंदिर के सरकार की ओर से मंदिर के प्रबंधन के लिए तैनात थे। मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, खुशी की का वजह क्या है? तो उन्होंने कहा साहब मंदिर में कुछ ऐसा प्रसाद है जिसमें केसर चढ़ता है, और केसर कहीं मिल नहीं रहा था, और केसर ख़त्म हो गया था। आज की पूजा के बाद मैं कल पूजा नहीं कर पाता, लेकिन अभी अचानक विदेश से 1 किलो के केसर का डिब्बा पार्सल मुझे मिल गया है। अब ये भेजने वाला भी अज्ञात है। अब बताइए मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि सर्वशक्तिमान के मंदिर में बैठा हुआ हूँ और मैं अपनी जुगत लगा रहा हूँ, अपना सोच रहा हूँ कि क्या होगा। अरे भाई, जिनकी उससे मंदिर बना है उनका ही सब हो, लेकिन मैं इस मामले को राम भरोसे नहीं छोड़ना चाहता कि राम ही भली करेंगे। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है उनको ये करना चाहिए। और देखिए, ये मंदिर ऐसे नहीं बन गया है, इसके पीछे सैकड़ों साल की लड़ाई है, और लड़ाई के एक सर्टेन हिस्से को मैंने देखा है। 6 दिसंबर 1992 की याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे संवाददाता थे अशोक पांडे, वरिष्ठ साथी थे, उनको मैंने लखनऊ से भेजा कवर करने के लिए। आप उस वक्त कहाँ थे सर? मैं एक अखबार में स्थानीय संपादक था आगरा में, लेकिन काफ़ी कुछ काम मुझे सौंप दिया गया था, तो मैं सिर्फ आगरा संस्करण के अलावा भी बहुत से काम कर सकता था और करने का मैंडेट था मेरे पास। तो मैंने उनको कुछ सर्टेन गाइडलाइंस के साथ भेजा था। वो बहुत अच्छे पत्रकार थे। 5 दिसंबर की शाम को उनका फ़ोन आता है, बल्कि रात को शायद 10 बज रहे होंगे, और वो उत्तेजित थे। उस समय पत्रकारिता में सर और साहब वही सब बोलने का
चलन नहीं था। लोग भैया भाई साहब कहा करते थे। बोले भैया कल सवेरे ढांचा टूट जाएगा। अरे मेरे क्या बक रहे हो, ऐसे नहीं बोला जाता है, पत्रकार हो। बोले नहीं नहीं, मैं सवेरे से हनुमानगढ़ी में हूँ, मैं घूम रहा हूँ, माहौल ऐसा है, कल ये बाबरी मस्जिद नहीं रहेगी। मैंने कहा अशोक ठीक है, अपनी रिपोर्टिंग में अपने इस मनोभाव को या जो तुम्हारा ये जो भी तुम्हारी फाइंडिंग है इसको मत प्रकट होने दो। मैंने सारी कॉपीज़ मंगाई, देखी। अगला दिन आया, उसी रात को मुझे भयंकर बुखार चढ़ गया। सवेरे 6 दिसंबर को 9 बजे के करीब 106 बुखार था। अचानक फ़ोन आता है कि साहब हमला हो गया, अब ढांचा तोड़ा जा रहा है। वो ढांचा बोल रहे थे, हम मस्जिद बोलते हैं या कोई लोग उसे मस्जिद बोलते हैं। और मैंने कहा तुम एक जगह फ़ोन पकड़े बैठे रहो, क्योंकि तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, सिर्फ फैक्स था, और तुम मुझे सीधे खबरें लिखाते रहना। मैं उसी में जाके ठंडे पानी के नीचे बैठ गया और थोड़ा बुखार कम हुआ, खुद गाड़ी ड्राइव करके ऑफिस गया। मुझे भी लगता था कि आज इतिहास या तो बनेगा या बिगड़ेगा, लेकिन इतिहास वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। 2 घंटे 3 घंटे हुए थे लगातार, अशोक और पूरी टीम फ़ोन कर रही थी। इसी बीच एसपी सिटी और एडीएम सिटी ऑफिस में घुस आए। हमारा जो ऑफिस था वो एमजी रोड पे था, तो शहर की सबसे व्यस्त सड़क है वो आगरा की। उन्होंने कहा बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, आप चलिए कुछ बोलिए, कुछ बताइए, नहीं तो लोग हमें लाठीचार्ज करना अच्छा, वो अखबार के दफ्तर के बाहर, अखबार के दफ्तर के बाहर सड़क तक। खैर मैं आया, आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने कहा हम आपको शाम का अखबार छाप के दे रहे हैं, कि स्पेशल बुलेटिन छपा था, आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, बहुत अच्छा अखबार छापेंगे, हमें प्लीज़ अपना काम करने दीजिए। हज़ारों लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वो चले गए। 2 घंटे बाद फिर वो एडीएम सिटी और एसपी सिटी घुसाए, कह रहे साहब अब तो और भीड़ हो गई है, बाहर चलिए। मैं भाई मैं नेता नहीं हूँ और मुझे बुखार है, देखो मैं तप रहा हूँ और मुझे अखबार निकालना है, मैं काम कर रहा हूँ अपना। बोले नहीं आप चलिए। अब जब मैं आया तो पुलिस वालों के सामने ही कुछ लोगों ने मुझे अपने कंधों पे उठा लिया और वहाँ से एमजी रोड हमारे ऑफिस से जिस गली में था उससे लगभग 100 मीटर दूर थी सड़क। 100 मीटर दूर वो जो उठाए हुए था, मैं भारी था काफ़ी, अब मेरा वज़न कुछ कम हो गया है, वो भी हाफ रहा था, लोग उसको भी सहारा दे रहे थे। मुझे लगा कि अगर इसने मुझे गिरा दिया तो मैं स्टैम्पेड में मर जाऊंगा। फिर किसी ने इशारा किया कि सामने वैश्य छात्रावास था, उसकी एक पीले रंग की चारदीवारी थी, इस पर इन्हें खड़ा कर दो। मैंने इशारा किया यही खड़ा कर दो। ये लोगों के कंधों पे सवार होना एक बड़ा अजीब सा अनुभव होता है, वो पहला और आखिरी अनुभव था। बचपन में हुआ हो तो हुआ पहला और आखिरी अब तक का, ईश्वर न करे दोबारा सवार होना पड़े, बड़ा अजीब सा लगता है। और दूसरा एक अनुभव जो बड़ा अजीब सा लगा था, वो भी लिजलिजा शब्द तो मैं नहीं प्रयोग करूँगा क्योंकि उसके पीछे किसी की भावना छिपी थी। अब मैं देख क्या रहा हूँ कि दूर दूर तक सिर्फ सिर नज़र आ रहे हैं और नारे लग रहे हैं, पुलिस है, और पुलिस के चेहरे पर भी भाव ये था कि अगर जरा सी चोट मिल जाए तो वो भी नारे लगाए। एक दूर एक हरे रंग की मारुति कार थी, खड़ी थी, उस पर एक छोटी बच्ची छत पे निकाल के बैठा दी थी। उसके माँ बाप ने, दोनों नौजवान पति पत्नी खड़े हुए थे। उस बच्ची ने मेरी ओर यूँ करके हाथ जोड़ रखे थे, बहुत ही छोटी अबोध सी बच्ची थी। इतने में एक सज्जन ने ट्री गार्ड जो होते हैं ना, जो पेड़ों को संरक्षित करने के लिए लगाए जाते हैं सड़क के किनारे, उसको उन्होंने उस पर यूँ अपना अंगूठा यूँ काटा और मेरे रक्त का तिलक कर दिया। भैया मेरा क्या राम मंदिर से मतलब, मैं तो पत्रकार आदमी। और जय श्री राम। भीड़ क्या चाहती थी? भीड़ कभी कुछ नहीं चाहती। फ्रांस की राज्य क्रांति जिन्होंने की थी उन्हें मालूम नहीं था वो राज्य क्रांति करने जा रहे हैं। जिन्होंने रशिया की राज्य क्रांति की, वो ये नहीं जानते थे कि वो कितना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो लोग बस एक अखबार था, अखबार की खबर जानना चाहते थे। तब टेलीविज़न थे नहीं, और अच्छा था टेलीविज़न, और ये वैंस नहीं थी इस तरीके की। अगर ये सैटेलाइट्स होते तो और इंटरनेट होता तो मुझे मालूम नहीं मेरा देश ऐसा रह पाता कि नहीं रह पाता जो वहाँ दृश्य रहा होगा। तो मैं आपकी ये कहानी पूरी सुनना चाहूँगी। तिलक लगा के क्या किया? तिलक लगा दिया।
अब मैंने फिर वैसे ही कहा कि बस मेरा अखबार छपने में थोड़ी देर है, आप लोग अपने अपने घर जाइए ताकि हॉकर आ सके, अखबार का वितरण हो सके, आपको अखबार देते हैं और सब कुछ बहुत ठीक है, मंदिर बनने ही जा रहा है, ये है वो है। ये भी समझ में नहीं आया कि मस्जिद के टूट जाने का अर्थ मंदिर बनना नहीं था, लेकिन अब जो होना था हो रहा था। वो चले गए। पुलिस ने भी घोषणाएं की, एडीएम सिटी ने भी बड़ी कोशिश की, तमाम मजिस्ट्रेट, तमाम पुलिस वाले, तमाम पीएसी वाले सब आ गए। चूँकि लोग भीड़ में थे, मैंने ये भी कहा कि एम्बुलेंस जाती है, यही बगल में मेडिकल कॉलेज है, ऐसा मत कीजिए कि कुछ गड़बड़ हो। लोग चले गए, धीमे धीमे डिस्पर्स हो गए। आप जरा ये बताइए कि अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर ये हालत थी, और उसके बाद जो हुआ, कई जगह दंगे हो गए, क्या क्या नहीं हुआ। लोगों की जन भावनाएं चरम पर थी। आज भी उनमें से बहुत से नहीं, अधिकांश लोग जीवित हैं। मुझे लगता है कि राम मंदिर, राम से जुड़ा आचार व्यवहार और उसके प्रबंधन करने वालों का आचार व्यवहार असरकारी साबित होता है। एक चीज़, जिस तरीके का अनुभव, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प कहानी थी, जिस तरीके का अनुभव आपने उस दिन महसूस किया, क्या पूरे करियर में आपको कभी फिर किसी मुद्दे पे इस तरीके का आवेग, इस तरीके का जोश, उत्साह देखने को मिला? हाँ, मिला, कई बार क्रिकेट मैच में मिला कवर करते हुए। कभी कभी देखिए, हमारे यहाँ एक बुरी बात है, बैड न्यूज़ इज़ ऑलवेज ए गुड न्यूज़। बेहतर है इसके संबंध में ज़्यादा बात न की जाए। कई बार कवरेज के दौरान अलग अलग तरह के रोमांच मिले, लेकिन ये बिल्कुल अलग था। जैसे हमने एक लोगों के अंदर एक भक्ति की, एक आस्था की, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात की है। अगर हम दक्षिण के मंदिर को देखें, वो किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने एक बार अपने पॉडकास्ट में कहा था कि वहाँ इतना सोना है कि पूरे साल का बजट निकल जाए, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? और अयोध्या में क्यों सिर्फ 3-4 साल में ऐसे हालात पैदा हो गए जहाँ चंदा चोरी हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण के मंदिरों को, चूँकि चाहे उनके न्यासों के जरिए या सरकार के जरिए ठीक से मैनेज किया जा रहा है। मैनेज तो और भी मंदिर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मथुरा का भी मंदिर है, काशी का भी मंदिर है, इस तरीके की बात कहीं सामने नहीं आई। यहाँ आई है, शुरू में नकारी गई, लेकिन उस पर जांच हो रही है। लोग गिरफ्तार हुए, उनके यहाँ से पैसे बरामद हुए, यानी सब कुछ अच्छा नहीं था। प्राइमा फेसाई तो यही लगता है। तो अब जरा ये देखते हैं कि कार्रवाई क्या होती है। लेकिन ये बात सही है, जैसे मैंने कहा, कि आने वाले दिनों में हुकूमत की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, मंदिर से जुड़े लोगों की और मंदिर में भावना रखने वाले लोगों की, सब लोगों की, मंदिर में भावना रखने वाले लोगों की भावनाओं के सम्मान के लिए बाकी 3 लोगों को एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी जो बहुत पारदर्शी हो और ऐसी हो जिसको कोई भी टीवी खोलकर या यूट्यूब खोल के देख सके कि पैसा। उनको फिर से भरोसा बनाना होगा। एक रसीद का सिस्टम भी मुझे लगता है। अब मुंबई की सिद्धि एसोसिएशन का या सिद्धियों की एक जमात का आरोप है कि हमने चांदी के खड़ाऊ प्रेजेंट किए थे, हमें कोई रसीद ही नहीं मिली। अब आरोप लगाने वाले भी बहुत से आ जाएंगे, उन्हें भी जांचना मुश्किल होगा एसआईटी के लिए या जांचकर्ताओं के लिए, लेकिन ये आरोप लगे ही नहीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर मर्यादा का प्रतीक बन जाए इस देश की, ये कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और इसका इंतज़ाम होना चाहिए। हम अभी तक राम मंदिर और यूपी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर सवाल पूछने के लिए हमारे साथ एक कलाकार है रोहित रॉय। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या सवाल पूछा है। Hi, Mr. Shekhar. This is Rohit Roy. The question I'd like to ask you is, what keeps you awake at night? The stories you published or the ones you didn't? Thank you. रोहित साहब, धन्यवाद। मैं आपकी अदाकारी का कायल हूँ और आपने मुझसे सवाल पूछा, इस लायक समझा, शुक्रिया। आपका सवाल बहुत दिलचस्प है कि मैं उन स्टोरीज़ के लिए अपनी रातें गंवाता हूँ जो मैंने छाप दी या उन स्टोरीज़ के लिए जो मैं नहीं छाप सका। रोहित भाई, रातें तो काली होती ही होती है, चाहे स्टोरी छापो या न छापो। छापने के बाद भी हुई है और न छाप पाने की वजह से, क्योंकि स्टोरी मैं कर नहीं सका, उसको ठीक से पका नहीं सका, तो रातें तो काली होती ही होती है। अब ये नसीब है कि 8 घंटे की नींद आखिरी बार कब ली थी मुझे वाकई याद नहीं।
थैंक यू सर हमारे इन सवालों का जवाब देने के लिए। और क्योंकि बहुत दिलचस्प फेज चल रहा है, अगले 6 महीने में यूपी का चुनाव आने वाला है, राम मंदिर का मुद्दा उछल रहा है, तो आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी हम इस पे बात करने के लिए फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। और तब तक के लिए हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, अपने सवालों का जवाब दें और ज़रूर इनाम जीतें। थैंक यू।